राम राम जी सभी को। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, महाराष्ट्र में किस प्रकार से राजनीतिक जो संकट है वो किस प्रकार से गर्मागर्म चल रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, 2 दिन पहले 29 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर बात की थी। और 30 अप्रैल को यानी कल की तारीख में 30 अप्रैल को महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी। और उस चिट्ठी में कहा कि जो वहां पर विधान परिषद है उसके लिए चुनाव जो प्रस्तावित थे, जो कोरोना महामारी की वजह से जो स्थगित कर दिए गए थे, वो अब दोबारी से किसी एक तारीख को करवा दिए जाएं। क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे जी, वो वर्तमान में विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। और उसके बाद शिवसेना ने, एनसीपी ने और कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा। और पत्र में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में उन्होंने कहा कि एमएलसी के जल्द से जल्द चुनाव करवा दिए जाएं, संभव हो उस तारीख को चुनाव जरूर करवा दिए जाएं। तो हम इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान इस बारे में क्या क्या कहता है और एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम प्रत्येक फैक्ट के ऊपर, प्रत्येक कॉन्सेप्चुअल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार मैं महाराष्ट्र का बैकग्राउंड तैयार करके आपको बता देता हूं कि अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। और जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इस विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आए थे, नतीजे आए थे, उस परिणाम में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। और जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, हालांकि महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी है और शिवसेना, इन दोनों का गठबंधन हुआ था, गठबंधन के बाद ने चुनाव लड़ा था। और दूसरी तरफ जो था एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने भी गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। और जब चुनाव के परिणाम के बाद किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है और 288 सीट है और बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा होना था वो 145 सीट होनी थी। तो 145 सीट किसी भी एक दल को नहीं मिली थी, जबकि बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था, उस गठबंधन को ये जादुई आंकड़ा प्राप्त हो चुका था। लेकिन किसी भी तरीके से बीजेपी और जो शिवसेना था, इन दोनों का किसी एक बात को लेकर, शायद मुख्यमंत्री के पद को लेकर कि किसका मुख्यमंत्री होगा, कौन से दल का मुख्यमंत्री बनेगा, तो इस बात को लेकर इनका गठबंधन जो था वो टूट गया था। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल के द्वारा क्या करवा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भेज दी गई थी। इस संदर्भ में भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 कहता है, अगर किसी भी राज्य के अंदर, अगर वहां पर किसी भी राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के लिए एक पत्र भेजना पड़ता है। और इस संदर्भ में क्या बात हुई थी, हम उसको एक बार जान लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। और आप कहेंगे कि राष्ट्रपति को पत्र लिखा, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करवा दी, तो राष्ट्रपति को ही पत्र लिखा जाता है कि नहीं? राष्ट्रपति को वो नहीं लिखा जाता। भारत का कोई भी राज्य का राज्यपाल है, वो प्रत्येक 15 दिन के बाद, हमारा जो केंद्र में गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और उन बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यों का विभाग। तो भारत के प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन के बाद अपनी एक रिपोर्ट भेजता है इस राज्य विभाग को, यानी गृह मंत्रालय के अंदर में जो राज्य विभाग है, इसको भेजता है कि उस राज्य के अंदर परिस्थितियां किस प्रकार की है, कोई नए मुद्दे, किसी नए प्रकार के अत्याचार, आरोप प्रत्यारोप क्या क्या हुए थे, उन सब की जानकारी वो भेजता रहता है। तो भारत का जो गृह मंत्रालय है, इस गृह मंत्रालय को भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य विभाग के पास वो पत्र लिखा था। और उस संदर्भ में बाद में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया अनुच्छेद 356 के तहत। तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन तो लग गया था, लेकिन राष्ट्रपति शासन के बाद हमें एक दिन अचानक से इस प्रकार से सुना था कि सुबह सुबह 5 बजे या 6 बजे के आसपास वहां से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया। और राष्ट्रपति शासन को जब हटा दिया गया, तो राष्ट्रपति शासन के लिए हमें तो ये सुना था कि राष्ट्रपति शासन जब भी हटाया जाता है, तो मंत्री परिषद की सलाह के ऊपर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन को हटा देता है। लेकिन सुबह 5 बजे 6 बजे किसने, मंत्री परिषद ने कौन सी सिफारिश कर दी थी?
तो मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं, जहां तक मुझे पता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी राष्ट्रपति शासन लगा था और राष्ट्रपति शासन जब हटाया गया था तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को अनुशंसा की गई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की गई थी कि आप वहां से राष्ट्रपति शासन को हटा दें। तो क्या आपके दिमाग में एक चीज तो आ रही होगी, क्या ये राष्ट्रपति का संविवेक है? क्या प्रधानमंत्री ही खुद मंत्री परिषद है? नहीं, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का हेड है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिफारिश की थी और भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ये इस बारे में साफ स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ पर कार्य आवंटन के नियम बनाए गए हैं, और उन कार्य आवंटन के नियम 1961 में ये साफ लिखा गया है, अगर प्रधानमंत्री किसी बात को लेकर राष्ट्रपति को सिफारिश भेज देते हैं तो वो सिफारिश मान ली जानी चाहिए। तो इस संदर्भ में अगर राष्ट्रपति, क्योंकि विषम परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति के पास ये सिफारिश भेजी जाती है, तो उन्हीं विषम परिस्थितियों के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को क्या कहा था कि राष्ट्रपति शासन को हटा दिया जाए। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा था, सुबह सुबह 8 बजे के आसपास ही वहां पर नए जो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी थी। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी तो अनेक राजनीतिक दलों ने इसका अलग अलग तरीके से विरोध किया था कि ये तो गलत हो गया, इनके पास तो बहुमत नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस के पास, जो कि बीजेपी पार्टी से है, स्पष्ट बहुमत ना होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, और उस गठबंधन में श्री उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और यहां से एक बात जरूर देखेंगे कि जो ठाकरे परिवार है, तो ठाकरे परिवार का पहला व्यक्ति ऐसा बन गया है जो उद्धव ठाकरे हैं, जो किसी राजनीतिक पद पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले ठाकरे परिवार में कोई भी व्यक्ति जो है राजनीतिक पद के ऊपर नहीं गया था। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने 28 नवंबर 2019 को क्या किया था, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। और भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 164। ये अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करेंगे, तो मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके संदर्भ में भारत का संविधान क्या कहता है? तो भारत के संविधान में इसके योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 164 है, ये साफ कहता है अगर राज्यपाल के द्वारा किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तो मुख्यमंत्री के लिए हमेशा एक चीज तो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि राज्य विधानमंडल का जो निमन सदन है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, उस विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में जो बहुमत दल का नेता बना था उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा बना दिया गया, शपथ दिला दी गई। अब मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन मुख्यमंत्री जो बना है श्री उद्धव ठाकरे, ये राज्य विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है। ना तो वो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही वो विधान परिषद के सदस्य हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है, और जबकि विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना होने की वजह से ये आज ये परिस्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा अनुच्छेद 164 एक और बात भी बोलता है कि राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्त करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं जो राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो भी उसे क्या कर सकते हैं, मंत्री बनाया जा सकता है। और उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इस संदर्भ में भारत का संविधान एक और बात कहता है, अगर किसी व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जो कि सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो वो निम्न सदन का है यानी विधानसभा का है, और ना ही विधान परिषद का है, तो आने वाले 6 महीने में उसे किसी ना किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो उनकी सदस्यता जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इस संदर्भ में आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण ही ये सारे प्रावधान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने जो संसदीय शासन व्यवस्था ली थी वो ब्रिटेन से ली है, या कह सकते हैं इंग्लैंड से ली है। और जबकि इंग्लैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री बनेगा तो इंग्लैंड का जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है, जिसे हाउस ऑफ द कॉमन्स कहा जाता है, उसका सदस्य होना ही होना चाहिए।
और उसका सदस्य होगा तो ही उसे मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या जो भी बनाया जाएगा वो बन सकता है। लेकिन भारत के अंदर क्या कायदा, कई व्यक्ति कहते हैं कि भारत का संविधान जो है ये अनेक देशों के संविधान की कॉपी पेस्ट है। ये कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में इस बात को एक और ऐड कर दिया। कॉपी पेस्ट नहीं है, भारत ने भी इसके बारे में बहुत सारे सुधार किए हैं। हमारी संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो देवदूत का काम कर रहे थे, और उन सभी सदस्यों ने क्या बात रखी थी कि विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य न होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आने वाले 6 महीने के अंदर उसने क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक सदन की सदस्यता जरूर लेनी पड़ेगी। और क्या कहता है, तो आपके दिमाग में आ गया, अगर कोई 6 महीने तक मंत्री ना बने तो क्या होगा। जैसे उद्धव ठाकरे अब हैं, 5 महीने तो हो गए इनको मुख्यमंत्री पद पर बने हुए, और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य भी नहीं है, तो क्या इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इन्होंने दोबारा शपथ लेनी चाहिए। इस बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार का जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 साल का है, और उस 5 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी व्यक्ति को एक ही बार इस प्रकार से मनोनीत किया जा सकता है या बनाया जा सकता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, और आने वाले 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता लेनी होगी। अगर सदस्यता नहीं ली तो अगले 5 साल के लिए उसको दोबारा से वहां पर नहीं नियुक्त किया जा सकता, क्योंकि एक ही बार का ये प्रावधान है, बार बार ये ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा करके तो वो 5 साल ऐसे ही निकाल देगा। और इस संदर्भ में मैं आपको दोबारा एक बात बता देता हूं कि अगर दोबारा बन जाता तो क्या होगा, इस नहीं बन सकता, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पंजाब का उदाहरण है। पंजाब राज्य वर्सेज एक व्यक्ति थे जिनका नाम था SR चौधरी। उस SR चौधरी का मामला था, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के अंदर निर्णय भी दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और क्या कहा था, एक व्यक्ति थे पंजाब के अंदर जो मुख्यमंत्री बने थे, और उनका नाम था हरचरण सिंह बरार। हरचरण सिंह बरार पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए, और वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जिनका नाम था तेज प्रकाश, तेज प्रकाश को उन्होंने क्या किया कि राज्य के विधानमंडल में शामिल कर लिया, और जबकि विधानमंडल के अंदर कोई भी सदन का वो सदस्य नहीं था, उनको मंत्री बना दिया। और जब उनको 6 महीने हो गए, लेकिन वो 6 महीने तक किसी भी एक सदन की सदस्यता नहीं ले पाया था, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। और कुछ समय के बाद ही हरचरण सिंह बरार ने भी इस्तीफा दे दिया था अपने किसी कारणवश से। नया मुख्यमंत्री बना, और जैसे नया मुख्यमंत्री बना तो नए मुख्यमंत्री ने भी क्या किया, तेज प्रकाश को दोबारा से क्या कर दिया, मंत्री बना दिया। और फिर भी वो किसी सदन का सदस्य नहीं था, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को चैलेंज कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में कहा था कि आप इस प्रकार से बार बार ये चीजें नहीं कर सकते। तो उनकी दोबारी से जो मंत्री बनाए गए थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया, और कहा कि ये तो संविधान का उल्लंघन है और इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद भी है, और विधान परिषद के अंदर महाराष्ट्र की विधान परिषद में 76 सदस्य हैं। और आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की विधान परिषद के अंदर अगर 76 सदस्य हैं तो भारत का संविधान भी इस बारे में क्या कहता है। भारत का संविधान इसके बारे में कहता है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 169 169 के अंदर दिया गया था कि विधानसभा की जो गठन है उसकी गठन की प्रक्रिया को उल्लेख है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 171 171 में है कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। तो विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, किसी भी राज्य के अंदर अगर विधान परिषद है तो उसकी अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी, तो अधिकतम सदस्य संख्या होगी राज्य का जो विधान परिसभा है उस विधानसभा का अधिकतम 1/3 हो सकता है, और न्यूनतम हो सकता है वो 40 हो सकता है। जबकि महाराष्ट्र के अंदर 76 सदस्य हैं। अब अनुच्छेद 171 भी कहता है, 171 का जो 5वां भाग है, पार्ट 5 है, सब क्लोज 5 है, वो कहता है कि विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या जो है उसका 1/6 भाग है। 1/6 भाग को क्या किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और जब राज्यपाल के द्वारा 1/6 भाग का मनोनीत किया जाता है तो महाराष्ट्र के संदर्भ में ये डाटा जो निकल कर आता है वो 12 सदस्य हैं। और इन 12 सदस्यों में से 9 सीट जो है वो खाली है वर्तमान के अंदर, और इन्हीं को लेकर चुनाव आयोग के पास जो अब चिट्ठी लिखी गई थी वो चिट्ठी लिखी गई थी, इन्हीं 9 सीटों के लिए वो चुनाव करवाने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है वो उनका निर्वाचन किया जाता है, और उनका निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है।
24 अप्रैल को विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होना था। कोरोना महामारी की वजह से, कोरोना संकट की वजह से महाराष्ट्र के अंदर 24 अप्रैल को ये चुनाव नहीं हो पाए, चुनाव पोस्टपोन कर दिए। चुनाव आयोग के द्वारा ये डिक्लेयर पहले कर दी गई थी तारीख, लेकिन बाद में कोरोना महामारी की वजह से ये संकट को देखते हुए ये चुनाव जो तारीख थी वो पोस्टपोन कर दी गए थे। महाराष्ट्र की विधान परिषद के अंदर वर्तमान में 9 सदस्य जो हैं वो 9 सीट खाली हैं। वैसे तो 12 सदस्य हैं, लेकिन 12 में से 9 सदस्य सीट खाली हैं और इन्हीं 9 सीट के लिए 24 अप्रैल को चुनाव होने थे। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें राज्यपाल जो है 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, और जिनमें राज्यपाल मनोनीत कर सकता है तो राज्यपाल जिनमें से मनोनीत कर सकता है उनमें 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो उस विधानसभा के चुनाव के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो 2 सीट खाली है वर्तमान में जिसको राज्यपाल मनोनीत करता है, और राज्यपाल जिसको मनोनीत करता है वो 2 सीट अब खाली हैं क्योंकि 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे रखा था। और जैसे 2 सीट खाली हैं तो दिसंबर 2019 में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात है। दिसंबर 2019 में उद्धव ठाकरे ने या उद्धव ठाकरे की मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को 2 व्यक्तियों के नाम भेज दिए कि इन 2 व्यक्तियों को आप मनोनयन कर ले। और दिसंबर 2019 से लेकर आज 4.5 महीने के आसपास टाइम हो गया, राज्यपाल ने किसी भी 2 व्यक्तियों के नाम को अभी तक मनोनीत नहीं किया गया है। अब 9 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग महाराष्ट्र के मंत्रिपरिषद की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। उस बैठक की अध्यक्षता जो की थी वो श्री अजित पवार जो एनसीपी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और उन्होंने अध्यक्षता की थी तो मंत्रिपरिषद ने एक बात कही कि क्यों ना आप राज्यपाल के पास श्री उद्धव ठाकरे का नाम भेज दिया जाए कि राज्यपाल इनको मनोनीत कर देगा। अब राज्यपाल के पास 2 बातें पहुंच गई। एक तो दिसंबर 2019 में 2 व्यक्तियों के नाम भेजे गए थे, एक 9 अप्रैल को उद्धव ठाकरे जी का नाम भेज दिया गया। अब राज्यपाल के पास दुविधा आ गई कि उन 2 व्यक्तियों को पहले मनोनीत कर दे तो फिर एक को नहीं कर पाएगा, इसको करेगा तो उन 2 को मनोनयन को किस प्रकार रोक पाएगा। तो वर्तमान में ये थोड़ा सा असमंजस्य का राज्यपाल के लिए बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर और क्या बातें हो सकती है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसमें एक याचिका भी लगा ली, पिटीशन भी लगा ली, और पिटीशन में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो उस बैठक की अध्यक्षता नहीं की 9 अप्रैल वाली की, तो उप मुख्यमंत्री ने वो बैठक की अध्यक्षता की थी। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपना जो पावर्स थी, जो शक्तियां थी, क्या वो उप मुख्यमंत्री के पास दे दी थी, उप मुख्यमंत्री को दे दी थी? एक तो ये बात रखेगी। दूसरी बात ये रखेगी कि महाराष्ट्र में पहले से ही 2 व्यक्तियों के नाम भेजे गए हैं, तो राज्यपाल उन 2 व्यक्तियों के नाम को मनोनीत करेगा या इस अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का नाम मनोनीत करेगा? तो तीसरी बात क्या हो सकती है कि उद्धव ठाकरे जो हैं इनका संबंध जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी से तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि शिवसेना से इनका संबंध है। और अगर विधान परिषद के अंदर कोई सदस्य मनोनीत राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा तो उसके द्वारा क्या क्या क्षेत्र से वो हो सकते हैं। तो उसके लिए एक साहित्य का क्षेत्र होना चाहिए, उसके लिए एक कला का क्षेत्र होना चाहिए, उसके लिए एक विज्ञान का क्षेत्र होना चाहिए, और उसके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता का क्षेत्र होना चाहिए, और उसके लिए एक राष्ट्रीय जो आंदोलन है इसका क्षेत्र होना चाहिए। जबकि उद्धव ठाकरे तो राजनीति से हैं, इन 5 के अंदर उसका क्षेत्र किसी से भी क्षेत्र नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि 1-1.5 महीने पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई जो हैं ये संसद का जो राज्यसभा है उसके सदस्य मनोनीत हुए थे राष्ट्रपति के द्वारा। तो उस संदर्भ में भी ये बात देखने को मिली थी, क्योंकि संविधान के अंदर जो ये 5 बातें लिखी गई हैं, ये 5 बातें केवल उदाहरण स्वरूप हैं। इनके अलावा भी अगर किसी अन्य क्षेत्र से कोई भी अगर किसी अन्य क्षेत्र से भी अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसको भी मनोनीत किया जा सकता है, या आप रंजन गोगोई जी साहब से भी लगा सकते हैं। और उसके बाद वर्तमान में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वैसे तो उद्धव ठाकरे जो हैं इनका बैकग्राउंड अगर देख लिया जाए तो इनको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था, और इनकी फोटोग्राफी की अनेक प्रदर्शनियां लगी हुई हैं, अनेक प्रदर्शनियां समय समय पर होती भी आ रही थी। तो इसलिए इनको कला से मानते हुए भी इनका मनोनयन हो सकता था। लेकिन वर्तमान में अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने
जो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी थी, तो इससे एक तो मंशा बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि राज्यपाल कोटे से तो इनका मनोनयन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल कोटे से अगर मनोनयन होना होता तो मुख्य राज्यपाल के द्वारा चुनाव आयोग को पत्र या चिट्ठी नहीं लिखी जाती। दूसरा, क्या मनोनीत व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है? जबकि मनोनीत व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, ये बात तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो उद्धव ठाकरे जी तो मुख्यमंत्री बन चुके, अब तो केवल उनका मनोनयन होना या निर्वाचित होना बाकी है। क्योंकि राज्यपाल के द्वारा अगर अब मनोनयन होगा तो इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा, पहले मुख्यमंत्री बना उसके बाद उनका मनोनयन हुआ। मनोनयन के बाद तो मुख्यमंत्री बहुत सारे बने हैं, मैं आपको नाम भी बता देता हूं। मोरारजी देसाई थे, ये बॉम्बे जो उस समय था, क्योंकि बॉम्बे बाद में बॉम्बे का विभाजन हुआ था 1960 में, इसको गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में दो नए राज्य बने थे। तो जब बॉम्बे था उस समय विधान परिषद के अंदर से मोरारजी देसाई भी सदस्य मनोनीत हुए थे और बाद में मुख्यमंत्री भी बने थे। हमारे सी राजगोपालाचारी जी भी हैं, सी राजगोपालाचारी विधानसभा के सदस्य मनोनीत हुए और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार राज्य से हैं, ये भी मनोनीत हुए, बाद के अंदर ये मुख्यमंत्री बने। गुप्ता जी है, ये भी 1960 के अंदर यूपी के अंदर मुख्य मनोनीत हुए, बाद में के अंदर मुख्यमंत्री बने। तो मनोनीत होने के बाद तो मुख्यमंत्री बहुत सारे बने हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब इनका मनोनयन या निर्वाचन होना बाकी है। लेकिन आने वाली 27 तारीख तक, 27 मई 2020 तक अगर ये राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो इन्होंने इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय संविधान का 164 अनुच्छेद जो है वो कहता है कि 6 महीने के अंदर अगर कोई व्यक्ति सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसका पद क्या हो जाएगा, वो रिक्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आने वाले कुछ ही समय के बाद देख पाएंगे हम कि महाराष्ट्र में ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं ये किसी सदन की सदस्यता ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा अगर चुनाव करवाने की जो सिफारिश भेजी गई है, अगर वो देख ली जाती है तो चुनाव जो होंगे एमएलसी के, विधान परिषद के जो चुनाव होंगे, तो उस चुनाव में हो सकता था ये निर्वाचित भी हो जाएं, लेकिन राज्यपाल कोटे से शायद इनका मनोनयन अब दिखाई नहीं देता। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद। हम इसी प्रकार नए नए आयामों के ऊपर, नए नए मुद्दों के ऊपर वार्तालाप करते रहेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद।